गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तीनों चीज क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ऑलराइट, तो जैसा अपना प्रॉमिस था, आज है डिस्कशन का दिन। तो सबसे पहले कर लेते हैं डिस्कशन, राइट? हालांकि सवाल आपके डाउट नहीं होंगे, फिर भी एक बार डिस्कशन कर ले। जिन सवाल के पीछे आपने खुद को बहुत परेशान किया होगा, क्यों नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा बेटा। आपको डाउट ही नहीं होगा तो 10 मिनट खत्म हो जाएगा। उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रो, राइट? तो पहले जो भी आपके छोटे छोटे डाउट है सॉल्यूशन के, वो खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें एक दो करेक्शन है, पहले तो वो लिख लो। सॉल्यूशन में सबसे पहला करेक्शन है इलस्ट्रेशन नंबर 19 है शायद। करेक्शन नहीं, वो आधा सॉल्व है यार, तो आप लोग उसे करेक्शन बोलने लग जाते हो। इलस्ट्रेशन 19 सॉल्व पूरा नहीं हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है ना, उसमें आपसे पूछा है स्ट्रेंथ। क्या पूछा है? स्ट्रेंथ, राइट? तो मोलैरिटी तो आ जाती है 0.1 और आपसे पूछा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ होता है मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो मोलैरिटी है 0.1 इंटू 342, तो आप सॉल्व कर लोगे 34.2। ठीक है, ये है फर्स्ट आपका करेक्शन। दूसरा करेक्शन है एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 106। एक्सरसाइज 1 का 106, उसका जो आंसर है वो है 1 एंड 4, राइट? 1 एंड 4। ओके, दो करेक्शन है। उसके बाद अब आते हैं अपन डिस्कशन पे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन। मैं मान के चल रहा हूं आपने सवालों के पीछे खुद को परेशान किया होगा, आपने सवालों की वीडियो सॉल्यूशन भी देखे होंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं बना बस पूछ लिया सर बता दो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके लिए, क्योंकि डिस्कशन का अलग से टाइम होता नहीं, वो तो मैं आपकी बेनिफिट के लिए डिस्कशन करता हूं, क्योंकि डिस्कशन ही कुछ ऐसे थॉट्स लेके आता है जहां फंसे होते हो दिमाग में क्लियर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन में। कोई डाउट हो बताइए? बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 2, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बिगनर बॉक्स 2 तक। नूर बेटा, बिगनर बॉक्स 1 का सवाल नंबर 10। यार आपने मेहनत नहीं करी। बिगनर बॉक्स 1 का सवाल नंबर 10, सवाल को समझना था ना। सवाल आपसे मोल परसेंटेज पूछा है। पानी पी लीजिए। बिगनर बॉक्स 1 का सवाल नंबर 10, सवाल आपसे मोल परसेंटेज पूछा है, राइट? क्या दिया है वो देख लेते हैं। 60% बाई मास। ओके, 60% बाई मास कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम सॉल्यूट बोले तो CH3OH है, और 40 ग्राम वाटर है। तो आपके पास आ गया वेट। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। ये क्या होगा? सॉल्यूट। तो आपको WA और WB पता है। अब WA WB से निकाल लोगे Na और NB, Na और NB से निकाल लोगे XA और XB, उसे इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा परसेंट। सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। बिगनर बॉक्स 2 तक, बिगनर बॉक्स 3 तक, बिगनर बॉक्स 3 तक, बिगनर बॉक्स 2 का प्रॉब्लम नंबर 2, ये भी कॉमन डाउट है, इसे देख ले जरा। बिगनर बॉक्स 2 का सवाल नंबर 2। यार आपको पता है P बराबर KH इंटू एक्स। अब सवाल में जो x की यूनिट दी है वो दी है ग्राम पर लीटर में, तो ठीक है ना, KH भी आप उसी में निकाल लो। क्या करोगे? P बाई एक्स, राइट? और P जो है वो दे रखा है 1 बार, और x जो है वो है 0.5, यहां से निकाल लो KH। अब नई कंडीशन में P बराबर KH इंटू एक्स फिर से कर दो। ये जो आपने KH निकाला यहां से यहां पुट कर दो। जो प्रेशर है वो है 3x, निकाल लो। कुछ नहीं करना, तो बस यूनिट उसी में, ऑप्शन भी तो उसी यूनिट में है। अगर ऑप्शन का यूनिट अलग होता तो फिर करते अपन। ठीक है, बिगनर बॉक्स 2 तक, बिगनर बॉक्स 3 तक, बिगनर बॉक्स 3 तक, बिगनर बॉक्स 3 तक, बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बताऊंगा। फॉर्मूला वाला सवाल है, जिसने पूछा है फॉर्मूला लगाओ ना बेटा, KF वाला। यार आपको एक बार हमने कहा था सवाल के पीछे खुद को परेशान करो, नहीं करा है। जिस बच्चे ने मुझसे बिगनर बॉक्स 3 का सवाल नंबर 4 पूछा उसने नहीं दिमाग लगाया। KF का फॉर्मूला हिंट दे रहा हूं मैं। KF का फॉर्मूला, फॉर्मूला देखेंगे मिल जाएगा, हिंट है। अब KF का फॉर्मूला कहां मिलेगा सर? वो आपको मैंने पढ़ा रखा है, हैंड आउट में चेक करेंगे। बिगनर बॉक्स 3 तक,
बिगनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 3, बिगनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है बिगनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.17% सोल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद, नहीं बताऊंगा यार, क्या पूछ रहे हो आप लोग। बिगनर बॉक्स 4 का सवाल नंबर 3, पाई बराबर ICRT, तो इधर लिख लेता हूं मैं NaCl, इधर लिख लेता हूं मैं NaCl, इधर लिख लेता हूं मैं ग्लूकोज। ओके, क्या करोगे आप, ICRT बराबर ICRT। अच्छा, शायद आप ये नहीं समझे हो, मैंने आपसे कहा था परसेंटेज कंसंट्रेशन में अगर कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ नहीं बोला है, तो आप उसे हमेशा परसेंट W/V ही मानेंगे। सवाल कह रहा है 1.17% सोल्यूशन, मतलब आप ऐसा सोचो, लिखा है 1.17% W/V, मतलब 100 ml में 1.17 ग्राम, 100 ml में ग्लूकोज का 7.2 ग्राम, तो वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स है, कैंसिल हो जाएगा। I NaCl का 2 है, C का मतलब N/V है, यहाँ I 1 है, यहाँ का मतलब N/V है, V से V कैंसिल, क्योंकि आप 100 ml मान सकते हो, आगे आप समझदार हो कर सकते हो। किसी बच्चे ने मुझसे नंबर 4 पूछा है, वो भी नहीं बताऊंगा। Hg2Cl2 के बारे में बात हो चुकी है, जिस बच्चे ने मुझसे 4 पूछा है नहीं बताया जाएगा। Hg2Cl2 का डिसोसिएशन कैसे होता है मैंने पहले बता चुका है, मैं पहले बता चुका हूं Hg2Cl2 कैसे होगा। बिल्कुल होगा लकी बेटा, बिल्कुल होगा, थोड़ा सब्र रखे, पहले इसका डिस्कशन कर ले, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है ना, इसे भी कर ले। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर क्यूरिकुलम। ओके, ये था बिगनर बॉक्स 4 तक। एक्सरसाइज 1 अप टू 15, एक्सरसाइज 1 अप टू, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10 से 15 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट के बाद। एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 का अप टू 15, एक बच्चे ने पूछा है सवाल नंबर 15, जिस बच्चे ने मुझसे एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम नंबर 15 पूछा है, उसके लिए हिंट है XB/XA इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो बेंजीन है भैया, और बेंजीन का वेट कितना आएगा, 8। ठीक है, ये रखना है आपने, आ जाएगा। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है सवाल नंबर 15, क्लियर है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 29, जिस बच्चे ने पूछा है 29 नहीं बताया जाएगा। आप सवाल की लेंथ से घबरा गए, 5 लाइन का सवाल देख के घबरा गए क्या, नहीं बताऊंगा। आपने वीडियो सोल्यूशन भी देखा है, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा 29, बेटा क्या आपने वीडियो सोल्यूशन देखा है, जिस बच्चे ने मुझसे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 29 पूछा, क्या उसने वीडियो सोल्यूशन देखा है, बोलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 18, किसी बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला लगाइए बेटा, जिसने पूछा है 5 ग्राम पर 100 ml, हिंट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 18, 5 ग्राम 100 ml में, यानी कि 50 ग्राम 1000 ml में, यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो है 50 ग्राम पर लीटर। अगर हमें मिल गया स्ट्रेंथ, H2O2 की बात हो रही है, तो क्या हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी एंड सो ऑन। हिंट है स्ट्रेंथ, इससे निकालो मोलैरिटी और बाकी सब कुछ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 39, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है 39, नहीं बताऊंगा बेटा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। हम लोग हमेशा कन्वेंशन बना के चलते हैं। 39 जिसने मुझसे पूछा है, हम लोग कन्वेंशन बना के चलते हैं, क्या, NB और Na, NB का मतलब सॉल्यूट, Na का मतलब सॉल्वेंट। सवाल में उसने N1 N2 बोल दिया, फ्रैक्शन आप कंफ्यूज हो गए यार, क्या कर रहे हो, मतलब ये वाली बात हो गई। आज से हम लोग मोर को चिड़िया बोलेंगे, तो आप चिड़िया के रूप में वाक्य नहीं बना सकते वाली बात है, नहीं 39 बनता ही नहीं पूछना। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है सवाल नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 24, जिस बच्चे ने मुझसे 24 पूछा उसको हिंट दे रहा हूं मैं, हमने क्लास में एक सवाल किया था, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 24, हमने क्लास में सवाल किया था, 1 मोलर सॉल्यूशन है और 1 मोलर सॉल्यूशन है, बताओ कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और मैंने समझाने के लिए एक बच्चे का एग्जांपल भी लिया था, मैंने कहा था एक बच्चा जिसे गिनती नहीं आती, उससे पूछा 1 किलोमीटर 1 मीटर में कौन बड़ा, तो कहा दोनों बराबर है, भी वही बच्चा बड़ा हो गया है। एक मोलर यार, एक मोलर का मोलैलिटी आया था 1.10 मोलर बेटा, 1 मोलर इज ग्रेटर देन मोलर, जो 1 मोलर है वो मोलैलिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि 1 मोलर की मोलैलिटी 1.1 है, मतलब 1 मोलर से ज्यादा है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 47,
अब हम 47 के पीछे नहीं आएंगे, एक एक करके यार। 47 तक, 47 के अलावा मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, 47 तक, 47 ऑलराइट। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है 47 वाला सवाल, हद कर रहे हो बेटा यार। 47 इतने सवाल लगाने के बाद ये सवाल नहीं बना तो सोचना बनता है भाई। आपको डेल्टा टीबी आ गया है 0.15, खेल खत्म हो गया। डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम। सवाल आपसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी आ गया, सवाल में केबी दिया है। मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो किसका है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। आई आप वन मान लो, चाहे तो सवाल में करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन ऐसा कर लो, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा एम, आ जाएगा। यार ऐसा ही सवाल क्लास में ले रखा, जहां तक मुझे याद है ऐसा ही सवाल अपन ने क्लास में ले रखा है। तो अगली जो मोलैलिटी होगी, न्यू मोलैलिटी, वो हो जाएगी m/2। बहुत गलत बात है यार, क्लास के सवाल पूछ रहे हो, किसने पूछा था मुझसे, उसका डाउट मैं लूंगा ही नहीं, किसने पूछा था। गलत बात है बेटा, आपने मतलब मैं जो कहता हूँ रोज क्लास के लेक्चर रिवाइज करो, वो नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात है। रिवाइज करते हो तो ये दिक्कत ही नहीं आती, आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप पूरी बात नहीं मान रहे हो। जैसी आपकी इच्छा, नहीं माने बात। 47 अप टू 50, 50 तक, 55 तक कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है ना। आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, डॉक्टर बनना है अपने लिए, नहीं जिनसे नहीं बना सकता बेटा, उनको कह रहा हूं मैं। आपसे कहा गया XYZ करना है, आंख बंद करके करना है, तो कहते हैं ना कि पत्थर को भी भगवान मानो तब वहां से आशीर्वाद मिलता है। तो यू हैव टू बिलीव ब्लाइंडली। मैंने कहा आपको रिवाइज करना है तो करना है, अगर आपने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, अपना दिमाग लगाया ना, तो गया फिर खेल। मैंने कहा आपको लेक्चर रिवाइज करने हैं रोज के, तो आधे बच्चे यार तो रोज का होमवर्क कौन करे, दिस मस्ट बी योर एवरीडे रूटीन। गलत बात है बेटा यार, जो लोग नहीं कर रहे मुझसे बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे मुझसे बात कर रहा हूं। जिस बच्चे ने मुझसे 60 पूछा है, हैंडआउट में लिखा है एज अ फैक्ट, पढ़ेंगे अप टू 60, 60 तक। एक बच्चे ने पूछा है प्रॉब्लम नंबर 51, 51। यार आपको डेल्टा टीएफ निकालना है, मैं हिंट दे रहा हूं, जिस बच्चे का डाउट है हिंट लिख लो। जिसने मुझसे 51 पूछा है, निखिल क्या आपने वीडियो सॉल्यूशन देखा है, निखिल क्या आपने वीडियो सॉल्यूशन देखा बेटा, निखिल क्या आपने वीडियो, फटाक से आंसर दो, क्या आपने वीडियो सॉल्यूशन देखा, क्या आपने खुद को परेशान किया, क्या आपने थोड़ा दिमाग लगाया, यही पुराना डाउट था जब हमने पहली बार सॉल्व किया, उसके बाद 2 अटेम्प्ट नहीं किया, फिर पूछ लिया। निखिल जवाब नहीं दे रहे हो आप। 65, किसी बच्चे ने सवाल पूछा 65, 65, इसमें आपको डेंसिटी दे रखी है और आपसे पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर है, मोलैलिटी दिया है। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है 65, बेटा अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो मैं भी आपसे मेहनत की उम्मीद करता हूं, दिस इज सिंपल एंड शॉर्ट। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे है, मैं जब मान के चल रहा हूं बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं बच्चे, यार ऐसे नहीं काम चलेगा बेटा। इफ आई एम वर्किंग हार्ड विद यू, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम योर साइड। 2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन है, उसका डेंसिटी है, अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए है ना, पाई चाहिए। तो पाई का फॉर्मूला है आईसीआरटी, आई कितना है 1, हमें क्या चाहिए सी, सी बोले तो मोलैरिटी। सवाल में मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी निकालने नहीं निकाल सकते। यार सारे फॉर्मूले वाले सवाल है, इसलिए मुझे लग रहा आपने कैसे नहीं बना। मुझे लग रहा था पता, ये जो बैच है इंग्लिश वाला बैच, वो सारे सारे सवाल कर लेगा। हिंदी वाले बैच में आपको बता दूं मैं 8-10 डाउट पूछे हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला है 1000 इंटू एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी। बस आपको मोलैलिटी दे रखी है 2, डेंसिटी दे रखी है, मोलैलिटी कैपिटल एम पता करना है। एमबी का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। 70 तक अप टू सारे आपने भी अच्छे कंसेप्चुअल सवाल नहीं देखे, आपके मेडिकल लेवल में नहीं आते हो, वरना सवाल तो अच्छे हो तो ट्विस्ट हो तो मजा आए, कोई ट्विस्ट ही नहीं है, सारे फॉर्मूले के सवाल है। एक बच्चा लिख रहा है सर सॉल्यूशन तो इजी चैप्टर है। यार मैं पूरी क्लास से उम्मीद कर रहा हूं बेटा। 73 तक किसी को डाउट हो बताइए, 75 तक किसी को डाउट हो बताइए, अप टू 80 कोई डाउट हो बताइए, 85 कोई डाउट हो बताइए, 85 तक, 66 ऑलराइट। किसी बच्चे ने पूछा है प्रॉब्लम नंबर 66, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा बेटा आपसे। 66 जिसने पूछा है, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल।
इसमें क्या बताऊं यार, क्या बताऊं इसमें आपको? 66, क्या डाउट क्या बेटा? टेम्परेचर कितना लिया प्लीज ऐसा? हाँ चलेगा चलेगा नूर बेटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस लो ना, अप टू 73। 73 मत पूछना, बायो के बच्चे हो, आपको पता है, आप सब बायो के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है। 73 तक, 80 तक, 80 तक। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है 82, 82 तक आ चुके हैं हम, 82 नहीं बताया जाएगा, 82 नहीं बताया जाएगा। आई, मैं हिंट देता हूं, आई, ये बिना मेहनत का डाउट है, मैं मान ही नहीं सकता हूं आपने मेहनत की है यार, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी बेटा लोग। 85, 85 तक, 85 तक, 88, किसी बच्चे ने डाउट पूछा है 88, अब 5.8% वेट बाय वॉल्यूम लिखा है, विल एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर क्लोजेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? NaCl के लिए आई है 2, ठीक है, तो आप दिमाग ऐसे लगाओ यार, 88 वाला जिसने मुझसे पूछा है, ठीक है, आपसे क्लोजेस्ट पूछा है, ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि कुछ बच्चे से पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा मत सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। वेट बाय वॉल्यूम है, तो आपको पता है जो पाई है वो होता है आई इंटू सी इंटू आर टी, राइट। अब सबका सब आप ऑप्शन देखो जरा, 1 2 3 4, तो 1 और 2 जो ऑप्शन है उसमें भी लिखा है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, राइट। तो आप सबसे पहले NaCl का लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? आई मतलब 2 इंटू वेट बाय वॉल्यूम यानी कि 5.8 अपॉन 58.5 और वॉल्यूम ले लो 100, ऐसे तो करोगे। इसे कन्वर्ट कर ले लीटर में अपॉन 1000, राइट। ये तो हो गया अपना पाई NaCl का। अब चारों ऑप्शन का आप पाई निकालो, जब आप चारों ऑप्शन का पाई निकालोगे तो ये 100 वाला फैक्टर तो 1 और 2 में है ही नहीं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जहां लिखा है 2 मोलर और 1 मोलर, सुक्रोज और ग्लूकोज, तो सुक्रोज मतलब 342, ग्लूकोज मतलब 180, आपको देखना है कहां पे ये सिंपल एग्जैक्टली इसके इक्वल हो रहा है। तो कैलकुलेशन नाम मात्र की है, इसे आप सॉल्व करोगे, यहां आएगा 10, मतलब कहां पे 2 आ रहा है यार, ये भी आसानी है बेटा, सॉल्व तो करते आप। 88 जिसने पूछा है, तो जिसने मुझसे पूछा उसके लिए हिंट है कि NaCl के लिए आप पाई निकालोगे, फिर चारों ऑप्शन का एक बार आप पाई निकालोगे, निकालोगे आप पाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बिना सॉल्व किए दिख जाता। मतलब आपने जैसे ही नंबर लिखा सब कुछ कैंसिल हो रहा है और इसका पाई आ रहा है, देखना इतना पाई किसका होगा। 94 तक, बहुत अच्छे अविनाश बेटा, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे करते रहे, जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज स्टार्ट करें। 102, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है 102 विच हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम मैं ओरली बता रहा हूं, समझ में आया तो बताना। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट मतलब मिनिमम DFP। अच्छा 103 था क्या? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ, क्या कर रहे हो बेटा यार, कैल्शियम नाइट्रेट है, मतलब एक सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का ये बताओ, जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है कि एलिवेशन होता है? डिप्रेशन होता है, तो गारंटी है जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 से कम होगा। यार इसमें सॉल्व नहीं करना था, दिमाग लगाना था, सॉल्व नहीं करना था बेटा, 0 से कम होगा यार, क्या कर रहे हो। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा 106, मैंने पहले ही करेक्शन बता दिया, अमन आप तेज ही शुरू में लगता है। किसी बच्चे ने पूछा 101, जिसने मुझसे पूछा 10 लीस्ट वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कम, मतलब RLVP सबसे ज्यादा, RLVP सबसे ज्यादा तो वेपर प्रेशर होगा कम, और RLVP कहां ज्यादा होगा? जहां I इंटू सी ज्यादा, चारों ऑप्शन का I इंटू सी लिखेंगे, मुझे CCC सेम दिख रहा है, मतलब I, जिसका I सबसे ज्यादा उसका CP सबसे ज्यादा, उसका RLVP सबसे ज्यादा, उसका VP सबसे कम। जिस बच्चे ने मुझसे 101 पूछा उसके लिए हिंट है, एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट? 106 समन करेक्शन बता दिया था, बहुत अच्छा सॉरी बेटा, वेरी गुड। एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट हो तो बताइए। एक्सरसाइज 3 सॉल्व नहीं किया क्या? किया हुआ है। एक्सरसाइज 2, सभी लोग एक्सरसाइज 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2 में 2011 सवाल नंबर 6 आते, एक्सरसाइज 2 में एक मिनट, और 2015 सवाल नंबर 16, 6 और 16, प्रॉब्लम नंबर 6 एंड 16 आप ऑब्जर्व करोगे, ये सवाल रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली रिपीट हुआ है, जी हाँ। और ऐसा आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऐसा आप देखोगे काइनेटिक्स में, हमारे एग्जाम में सवाल रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं अक्सर रिपीट होते हैं। व्हाट माय सजेशन इज एवरीवन लिसन केयरफुली, जब आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो रिवीजन करते समय आप सब ध्यान देंगे,
जब भी चैप्टर, जैसे मान लो मैंने कहा काइनेटिक्स रिवाइज करना है, तो काइनेटिक्स की पूरी थ्योरी रिवाइज करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे तो एक्सरसाइज 2 जरूर सॉल्व करना है। आप सभी को एक्सरसाइज 2 जरूर सॉल्व करना है, ऑप्शन तक याद होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इतना हुआ एक बार कि उन्होंने पहले साल एक सवाल पूछा, सवाल के जो ऑप्शन थे, अगले साल सवाल पूछा, ऑप्शन को सवाल बना दिया और सवाल को ऑप्शन बना दिया। मतलब अपने को सब कुछ याद होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 2 जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में आते हैं, अप टू 10। 10 वाला मुझसे मत पूछना, बच्चे देखते हैं सर 10 लाइन 5 लाइन का सवाल है आप ही बता दो, नहीं, बहुत आसान है। अप टू 10 कोई डाउट? अप टू 10 कोई डाउट? अप टू 10 नहीं कोई, तनु बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अप टू 10, अप टू 15, बहुत अच्छे। पंकज ने कहा एक्सरसाइज 2 के सारे सवाल बन गए। अप टू 15, 13, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है सवाल नंबर 13, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी, मतलब मोलैलिटी है 0.2 ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ y। यार y का सॉल्यूशन है और x का सॉल्यूशन है, तो x का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो y से ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है अंदर पार्टिकल ज्यादा है। अंदर पार्टिकल ज्यादा है, आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो नंबर ऑफ, वाह यार किसने पूछा है 13 वाला सवाल? प्रॉब्लम नंबर 13, फेज 2 का सवाल नंबर 13। आप सब जानते हैं आई बराबर होता है ओसीपी अपॉन सीसीपी। अगर हम लिखें मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में तो क्या होगा? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अब वो कह रहा है कि जो एक्स वाला सॉल्यूशन है, एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स वाले का बॉइलिंग पॉइंट वाई से ज्यादा है, मतलब एक्स वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कम है। सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे एक्स और वाई का नहीं है, इफेक्टिव वर्ड नहीं लिखा है। एक्सरसाइज 2 में सवाल नंबर 13 में 1 और 2 ऑप्शन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, एक्स का मॉलिक्यूलर मास नहीं, वाई का मॉलिक्यूलर मास नहीं, आफ्टर एसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन बोलना चाहिए, इसलिए 1 और 2 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 देख लो, तो जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 नहीं होगा क्योंकि उसने एक्स और वाई का बोला है। यार वाटर का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है, चलो ऐसा समझो, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है, वो तो जब डाइमराइज होता है तो आफ्टर डाइमराइजेशन वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है, राइट। तो वहां ऐसा लिखना चाहिए, ऑब्जर्व्ड या इफेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए 1 एंड 2 ऑप्शन नहीं होगा। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 19 बता रखा है, केमिकल काइनेटिक्स में नहीं बताऊंगा, उसी से रिलेट करेंगे। अप टू 21, ऑल राइट, एक्सरसाइज 2 डन, ठीक है। अभी 4 भी बज गए हैं, इसे यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। यार आप लोग जबरदस्ती पूछ रहे हो, ये वो डाउट है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ, इतना बढ़िया आप लोगों ने काम किया है, जबरदस्ती पूछ रहा हूँ। अब भी जो डाउट हो वो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछना, लेकिन प्लीज जब मैं कहूँ सवाल के पीछे खुद को परेशान करो तो क्या करो। जो आपसे पहली बार में बन जाते हैं वो सवाल आपको नहीं सिखाते, जो आपसे पहली बार में नहीं बनते, जो आपको परेशान करते हैं वही सवाल अभी सिखाते हैं। तो जो आपसे नहीं बने उनको 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ। गौरव बेटा अब आप मुझसे अलग से पूछ लेना, अभी क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट गौरव, फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक सेकंड दीजिएगा, इसे मैं सेव कर दूं पहले। ऑलराइट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होमवर्क आप सबके सामने स्क्रीन पर है।
अभी जो होमवर्क में चेंज है वो ये है कि जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसमें जो रिवीजन वाला काम है ना, जो रिवीजन वाला काम है उसे आप लास्ट में करेंगे, मतलब कल करेंगे, क्योंकि अभी फिजिकल केमिस्ट्री की जो क्लास है वो अल्टरनेट हो रही है। तो आज आपको सबसे पहले करना है और आज किसी कीमत पे कर लेना जो अपन पढ़ने वाले हैं, राइट, किसी कीमत पे कर लेना। तो आज की क्लास सबसे पहले आप नस्ट इक्वेशन इनसे रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे और फिर कल आप करेंगे रिवीजन, ऑलराइट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शुरू करें क्या। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे नस्ट इक्वेशन और नस्ट इक्वेशन पर कर रहे थे न्यूमेरिकल। एक सवाल मैंने आपको सिखा दिया था, अभी देखते हैं अगला सवाल। ये जो अगला सवाल है ये भी मैं बताता हूं और इसके बाद फिर आप करना, राइट। मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको सवाल करना है और वो भी गैल्वेनिक सेल का, तो अपने को एक ही फंडे पे चलना है, एक ही प्रिंसिपल पे चलना है, और वो ये कि सबसे पहले आप सेल रिप्रेजेंटेशन को देखो, फिर वहां से एनोड और कैथोड का सिलेक्शन करो। एनोड और कैथोड के सिलेक्शन के बाद आपको लिखना है सेल रिएक्शन, वहां से Q, वहां से N और नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करो। ये जो सवाल है थोड़ा अलग टाइप का है, क्या है जरा देखिएगा। At 25 डिग्री सेल्सियस copper electrode is dipped in copper sulfate solution, ठीक है। Then calculate change in reduction potential when solution is diluted 100 times. सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया, मतलब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हुआ। जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो फैक्ट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। हाँ, इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड की लंबाई, मोटाई, छोटा बड़ा बदलने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बदलेगा, लेकिन वो जिस सॉल्यूशन में है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदलने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। तो ये बात तो पक्की है कि यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो या तो रिडक्शन पोटेंशियल है या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर सवाल में सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है तो एज पर आईयूपीएसी उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल ही मानते हैं, क्लियर। लेकिन अभी इस सवाल में उसने क्लियर कट लिखा है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज बताना है, मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, मतलब हमें जो रिएक्शन लिखनी है हाफ सेल की वो रिडक्शन वाली ये लिखनी है। हमें हाफ सेल की रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। कौन सी रिएक्शन लिखनी है बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले ये तो अपने दिमाग में आ गया कि यार अपने को रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है, मतलब कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर सॉलिड, ये अपने को लिखना है। रिएक्शन लिखना पड़ेगा तभी तो आप क्यू लिखोगे ना, और जब आप क्यू का एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, राइट। ये हमने लिख लिया क्यू, हमें पता है यहां से एन की वैल्यू है 2, ये तो खेल है क्यू का। अब सवाल को समझते हैं। हमने कंसंट्रेशन को 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले अगर कंसंट्रेशन था C और C मतलब होता है N/V, ये पहले का कंसंट्रेशन, तो जैसे हमने उसे डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स, मतलब जो नया कंसंट्रेशन होगा वो N/100 भी होगा। मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा जो पुराना वाला कंसंट्रेशन है वो अपॉन 100 होगा नया कंसंट्रेशन। यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं जो नया वाला कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -2 टाइम्स ऑफ पुराना कंसंट्रेशन होगा। अभी हमने सवाल को समझा है, मतलब हमने जो सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो ऐसा होगा, क्लियर। अब सवाल पूछ रहा बढ़ रहा कि घट रहा, तो चलते हैं नस्ट इक्वेशन के पास। सबसे पहले अपन देखते हैं नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन। तो अब ये तो समझ में आ गया कि रिएक्शन रिडक्शन की है, तो रिडक्शन की रिएक्शन है रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको हाफ सेल और सेल दोनों ही लिखना बताए थे नस्ट इक्वेशन में कैसे करना है, वही फंडा है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। बस फर्क इतना है कि सेल है तो सेल का सारा क्यू लिखना है, हाफ सेल है तो हाफ सेल का लिखना है, क्लियर। पहले जब हमने डाइल्यूशन नहीं किया था उस समय जो रिडक्शन पोटेंशियल रहा होगा ऐसा होगा। ये जो लिखा है आपके सामने इक्वेशन नंबर 1, ये रिडक्शन पोटेंशियल उस समय का है जब डाइल्यूशन नहीं हुआ था। अभी हमने डाइल्यूशन कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस बदल गया, वो हो गया C/100, यानी कि अब हम लिखते हैं नया एक्सप्रेशन। तो जो नया एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें लिखेंगे नया कंसंट्रेशन। तो नया कंसंट्रेशन क्या है? कॉपर 2 प्लस अपॉन 100, 100 ऊपर चला गया। अब इसे करना है सॉल्व। आपके सामने सॉल्यूशन पूरा है, लेकिन जब हम इसे तसल्ली सॉल्व करते हैं तो बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती करते जरा सुनिएगा। 0.06 अपॉन 2 मैं यहां लिख देता हूं, है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं ई नॉट आरपी माइनस 0.03, लिख लो ब्रैकेट। बच्चे इसे ब्रैकेट नहीं लिखते और यहां मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। इसे मैंने लिख लिया 0.03 लॉग 100 अपॉन कॉपर 2 प्लस।
तो कैसे कहूंगा मैं, log a माइनस log b, राइट, log 100 माइनस log कॉपर 2 प्लस, और फिर 0.03 का होगा मल्टीप्लाई। यहां लिख देता हूं मैं log 100 माइनस log कॉपर 2 प्लस। क्लियर है क्या बच्चों? log a अपॉन b, ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं log a माइनस log b। हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई 0.03 से। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा एक्सप्रेशन आएगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसे कॉपी में जरूर करना, कॉपी में सब लोग सॉल्व करो, जो सॉल्यूशन दिख रहा है उसे मत देखो, सॉल्व करो सब लोग, सॉल्व करो सब लोग। सभी लोग सॉल्व करेंगे। जब आप इसे कर रहे हो ना, जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ओके, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन कैसा बनता है देखिएगा, ई नॉट आरपी माइनस 0.03 माइनस माइनस प्लस log cu2 प्लस माइनस log 100 यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे हैं, तो बच्चों ये कितना आता है, माइनस 0.03 अपॉन 2 इंटू 2, तो कैंसिल हो कितना आता है, माइनस 0.03 log cu2 प्लस। अपने को पता है log a को हम लोग लिखेंगे अगर 1/a तो बन जाएगा माइनस log 1/a, ये लिखा है log cu2 प्लस। मुझे इसे पहले के जैसा बनाना है 1 अपॉन cu2 प्लस, तब तो कंपेयर करेंगे, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट आरपी माइनस 0.03 log 1 अपॉन cu2 प्लस माइनस 0.06 यहां आएगा, माइनस 0.06, यानी कि इतना रिडक्शन पोटेंशियल तो पहले ही था, अभी कितने से कम हो गया, 0.06 से, तो अपन कहेंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल है विल बी डिक्रीजेस बाय 0.06। तो करना क्या था, कैसे किया, मल्टीप्लाई करने में कहां गलती करते हैं इनका ध्यान रखना है और सॉल्व करना है। ये 2 सवाल मैंने सीखा है, अब आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आप तैयार हो तो मैं आपको अगला सवाल दूं। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कुछ नहीं बोला जाएगा तो वो रिडक्शन ही माना जाएगा, रिडक्शन का रिएक्शन लिखा जाएगा, उसी का एक्सप्रेशन, उसी की सारी कहानी। पर अभी सवाल में बोला हुआ है ईआरपी, मतलब क्लियर कट शब्दों में स्पेसिफाइड है रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर कट शब्दों में स्पेसिफाइड है रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी सवाल होगा बार बार हमें एक ही काम करना है, रिएक्शन, वहां से Q, वहां से N, और लिखना है नस्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। कभी पूरा सेल का रिएक्शन होगा तो कभी हाफ सेल होगा, तो नस्ट इक्वेशन कभी सेल का होगा तो कभी हाफ सेल होगा। आंसर आ चुका। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया, बिल्कुल सही, उसका नाम है उजैफा खान, बहुत अच्छे बेटा। मोहम्मद सकलेन, पंकज, कुमार गौरव, कई बच्चों ने दिया। ऑलराइट, टाइम्स अप। करना क्या था, कुछ नहीं, सबसे पहले रिएक्शन को लिखो, रिएक्शन लिख लिया। अब एल की कौन सी रिएक्शन लिखे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की, ऑब्वियसली रिडक्शन की। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने बोला है रिडक्शन पोटेंशियल। मैं डिस्कस कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना एक बार और सीख लो ताकि अगले सवाल से आप करना स्टार्ट कर दें। रिडक्शन पोटेंशियल बोला है, इसलिए हम रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन की रिएक्शन लिख रहे हैं। अगर नहीं बोला होता तब भी हम रिडक्शन की रिएक्शन ही लिखते। आईयूपीएसी कहता है सिंपल इलेक्ट्रोड बोले, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो उसे एज अ कैथोड माना जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल माना जाएगा। तो मैंने रिडक्शन की रिएक्शन लिखी, यहां से हमने लिख लिया क्यू का एक्सप्रेशन। जो क्यू का एक्सप्रेशन होगा बच्चों, वो होगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Al3+, राइट। अब चलना है नेक्स्ट इक्वेशन में। ये है हाफ सेल, ये है केवल रिडक्शन हाफ, मतलब ये है हाफ सेल, केवल रिडक्शन हाफ, हाफ सेल, केवल ऑक्सीडेशन हाफ, हाफ सेल। क्लियर? तो ई हाफ सेल बराबर ई नॉट हाफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। वैल्यू को पुट करो बच्चों। हमें सवाल में ई नॉट दे रखा है,
और मजे की बात यह है, हमें लिखना रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट है और हमें दे भी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल रहा है। सवाल ट्विस्ट कर सकता था, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता था, ऐसे लिखा होता ई नॉट ऑफ AL/AL3 प्लस बराबर प्लस 1.66 वोल्ट, तब आप उसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल SRP में कन्वर्ट करते और फिर यहाँ पे रखते। बच्चों क्लियर? हमें क्या दिया है हमेशा वही यूज हो कोई जरूरी नहीं है, उसे अपनी सुविधा अनुसार कन्वर्ट करना पड़ता है। फिलहाल हमें दे भी रखा है एसआरपी का डाटा, हमें चाहिए भी था एसआरपी का डाटा, हमने उसे रख दिया और फिर उसे सॉल्व किया। कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 यानी कि 10 की पावर -2, सॉल्व किया, आंसर है -1.70 वोल्ट। किसी बच्चे को डाउट हो किसी स्टेप में तो रेज योर हैंड। मैं फिर कह रहा हूं, हर बार ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। रिएक्शन देन क्यू देन एन देन नस्ट इक्वेशन। सेल होगा तो पूरे सेल का डाटा, ई नॉट सेल सेल रिएक्शन, हाफ सेल होगा तो ई नॉट हाफ सेल का क्यू एंड सो ऑन। क्लियर? अभी क्लियर है क्या? सो द करेक्ट आंसर इज -1.70 वोल्ट। क्लियर है? तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। तुरंत आंसर चाहिए? शुभजीत सील ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया। आसमा, तनवीर, उजैफा बेटा चेक योर कैलकुलेशन, जल्दी दे दिया आपने आंसर। अंकिता चेक योर कैलकुलेशन। साहिल दीप बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप अप्रॉक्स दोगे तो भी चलेगा। चंद्रभान आपने क्या बताया बेटा? आपने पीएच बताया है क्या? ऑल राइट, तो लास्ट क्लास में समय समाप्त, समय समाप्त, आंसर आ चुका है, आप सबका ध्यान चाहिए। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब सवाल ने आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। सवाल अगर केवल कहता कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम लोग क्या मान लेते अपने से? रिडक्शन पोटेंशियल। पर सवाल में बोला गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब अपने को निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बच्चों मैंने आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला बताया था, ERP बराबर -0.0591 इंटू पीएच, और यहीं पर इसे जब हमने माइनस साइन को उल्टा कर दिया था, मतलब प्लस में कन्वर्ट किया था, तो बन गया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला था 0.0591 इंटू पीएच। बच्चों हमें सवाल में पीओएस दिया है, हमें चाहिए पीएच। आप सब ने आयोनिक पढ़ा हुआ है, एक्वस का सॉल्यूशन है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है पीएच प्लस पीएच बराबर 14। यहां से पीएच की वैल्यू कितनी आ गई? 10। खेल खत्म, 10 से मल्टीप्लाई करना था, कौन नहीं कर लेगा? तो द करेक्ट आंसर इज 0.591 वोल्ट, अप्रॉक्स 0.6 भी चलेगा, चलेगा। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल। सवाल में फिर से बोल दिया रिडक्शन पोटेंशियल। मजा तो तब आता जब कुछ ना बोलता। सर कुछ ना बोलता तब भी वो रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाता, कैथोड के तौर पे माना जाता, रिडक्शन का रिएक्शन लिखा जाता। गनीमत है उसने बोल दिया, नहीं बोला होता तो एज पर आईयूपीएसी कन्वेंशन उसे हम एज अ कैथोड ही मानते। आप सबके सामने स्क्रीन पर है सवाल। ऑलराइट, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए समय होता है समाप्त, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो बेटा अपने को करना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। हाँ ठीक है, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, मैं बोल रहा हूं दोबारा नहीं बोलूंगा, ये सेल नहीं है, ये केवल हाफ सेल है। तो मैं कहूंगा अपने को हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब हाफ सेल जो है वो एनोडिक भी हो सकता है, कैथोडिक भी हो सकता है। देखने में आपको लग सकता है सर H2 से H+ मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन भैया आपसे बोला उसमें रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब आपको रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है।
हर पॉइंट पे बात हो रही है, आपको सुनना ध्यान से है। बना तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना तो अगला सवाल करना चाहिए। अब हम करें तो करें क्या, रिएक्शन लिखते हैं। तो किसकी लिखे, रिडक्शन की, तो लिख लेते हैं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बना H2। अब लिखते हैं हम Q का एक्सप्रेशन। जब हम लिखेंगे Q का एक्सप्रेशन, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब यहां पर Q का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, तो एक्टिव मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस एंड एक्टिव मास ऑफ एक्वस दोनों लिखा जाएगा। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 लिखा जाएगा। तो अपन कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। सवाल में हमें H2 का प्रेशर दिया है 2, तो लिख लेंगे 2 अपॉन 0.1 बोलो 10⁻1 का होल स्क्वायर 10⁻2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 10⁻2। दिस इज द Q। बच्चों, मुझसे एक बच्चा डाउट पूछता है, सर हम सीधे H प्लस जो दे रखा है उसी से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आपको Q का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहले रिएक्शन, उससे Q, उससे N और फिर लास्ट इक्वेशन। बच्चों आप सब देख पा रहे हैं, इसके लिए N लिख दी है 2। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ये हाफ सेल है कि सेल? हाफ सेल। तो लगाते हैं हाफ सेल का फॉर्मूला। तो यहां लिख देता हूं मैं, E रिडक्शन पोटेंशियल बराबर E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लिख लेते हैं 0.06 अपॉन n की वैल्यू है 2 into log Q, that is log 2 into 10⁻²। बच्चों ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, और पूरी दुनिया को पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 आईपीसी के द्वारा माना गया है। मतलब ई नॉट रिडक्शन कितना हो गया? 0। यार सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं, बस आपको इसे सॉल्व करना है। मुझे पूरा यकीन है आप सब सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे यार। माइनस 0.03 इंटू लॉग 2 इंटू 10⁻²। अच्छा -2 लिखा है क्या? सॉरी, +2 10⁻² पर गया, +2 ओके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, फाइनल आंसर सभी लोग। यार कैलकुलेशन कहाँ है बेटा? ये आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है? लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग 2 आपको अच्छे से याद है? ऑलराइट, मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज -0.069 वोल्ट, -0.069 वोल्ट, -0.069 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, बार बार एक ही, मैं कितना भी टेढ़ा सवाल दूं, कितना भी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, बट लॉजिक एक ही है। क्लियर है क्या? अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। ये अच्छे सवालों में से एक सवाल है। ये ऐसा सवाल है, हमारी एलएन की टेस्ट सीरीज में जब जब आता है, और आता है, बड़ा फेमस सवाल है। बच्चा इसे हमेशा गलत करता है, देखता हूं आप सही जवाब देते हैं कि गलत। देखता हूं, सवाल आपके सामने है, सेल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, ई सेल आपसे पूछा है और कुछ डाटा दिया है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, आप अपना दिमाग लगाएं, देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है। याद है लकी को? हाँ, आंसर अभी तक सही नहीं आया। सूरी बेटा अपना आंसर चेक करेंगे, चेक योर आंसर। आंसर अभी तक सही नहीं आया, मैं आपको बता दूं। शुभजीत, ऑल राइट। अभी तक सही आंसर नहीं आया।
चलिए, सबसे पहले आप लोग मुझे बताना, आप में से कितने बच्चों ने ऐसा किया। ठीक है, समय समाप्त, समय समाप्त, टाइम्स अप, टाइम्स अप। हार मान लो। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। अपने सामने है सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है, कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, मैंने कहा सबसे पहला काम होगा एनोड कैथोड को पहचानना। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो ई नॉट के डाटा से एनोड कैथोड का आइडेंटिफिकेशन होगा, पर अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसी के हिसाब से एनोड कैथोड पता चलेगा। फिर आप लिखोगे एनोडिक हाफ सेल, फिर आप लिखोगे कैथोडिक हाफ सेल। आप सब ऐसा लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? Br2 से बना होगा Br माइनस, H प्लस से बना होगा H2, फिर आपने किया होगा बैलेंस, फिर आपने यहां पर भी किया होगा बैलेंस, 2 Br2 तो 2 Br माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों का ऐड किया होगा। पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने ऐसा किया। स्टेप नंबर 1, रेज योर हैंड। कितने लोगों ने ऐसा किया? कितने लोगों ने ऐसा किया? रेज योर हैंड। कितने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत, हाँ बिल्कुल ऐसा ही किया, बहुत अच्छे। यार फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा ही जब आपने किया तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि आपने ये गलत किया। हमने गलत कहाँ किया? आपने गलत यहां किया। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। भैया 0 से -1 गया तो 0 से माइनस घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन। लेकिन आपकी आदत पड़ी है। आदत क्या पड़ी है? आपने ऐसे याद कर रखा है, जिंक वर्टिकल लाइन जिंक 2+ डबल वर्टिकल लाइन Cu2+ है। अपने को तो यही करना है, जिंक से जिंक 2+ बनाना है, कॉपर 2+ से। आपने ये दिमाग में सेट कर रखा है। आप इधर से इधर बनाते हो, इधर से इधर बनाते हो, तो आपने वही लॉजिक से Br2 से Br माइनस बनाया और फिर यहाँ पे आप ट्रैप हो गए और ये गलत हो गया। अरे यार, आपसे कह रहा वो एनोड है, और जब एनोड है तो Br2 से Br माइनस नहीं बन रहा, क्योंकि ऐसा होने से तो वो रिड्यूस हो रहा है। अगर एनोड है तो क्या हो रहा? ऑक्सीडाइज। तो ये जो रिएक्शन लिखी है ये गलत है। तो सर फिर रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एक्चुअल जो रिएक्शन है वो ऐसे लिखेंगे। कैसे? एनोडिक रिएक्शन होगी Br माइनस से Br2, और फिर आप इसे बैलेंस करेंगे तो 2 Br माइनस से बना Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर लिखेंगे कैथोडिक रिएक्शन, दैट इज 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगा H2, और फिर आप दोनों को जोड़ेंगे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। सबसे पहली गलती रिएक्शन लिखने में। आप आयन से सीधे कन्वर्ट करते हैं, रिएक्शन को ऐड करते हैं, एन तो सही निकालते हैं, देखते हैं क्यू कैसे लिखते हैं। जब हम लिखेंगे इसका क्यू का एक्सप्रेशन, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। मैंने दोनों रिएक्शन को ऐड किया, ठीक है, दोनों रिएक्शन को ऐड किया। यहां नीचे ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है क्या? 2Br माइनस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, साथ में बनेगा Br2 प्लस H2, राइट। सवाल में कह रखा है कि जो Br2 है वो लिक्विड, तो हमें समझ में आ गया कि जो Q है उसमें Br2 तो नहीं आएगा, पर कैसा आएगा? तो Q का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। सवाल में हाइड्रोजन का प्रेशर नहीं दिया। अगर ये नीट का सवाल होता तो इसमें हाइड्रोजन का प्रेशर दिया होता, बट अभी नहीं दिया है तो अपन एज्यूम कर लेते हैं 1 atm। मतलब नहीं दिया है तो 1 atm एज्यूम कर लिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया, और जब दिया होगा तो जो दिया है वही मानना है। क्लियर? ये हमने लिखा क्यू का एक्सप्रेशन। अब सारी वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1 अपॉन Br माइनस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 इंटू H प्लस 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 6। हमने क्यू लिख लिया, रिएक्शन का क्यू मिल गया हमें, n बराबर 2 मिल गया हमें, ई नॉट सेल मिल गया। सर ई नॉट सेल कहां मिला? तो चलो निकाल लेते हैं। अभी आप सबका मुझे ध्यान फिर से चाहिए। अगर नस्ट इक्वेशन में पुट करना है तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एल लॉग क्यू। हमें जो जो डाटा चाहिए डाटा ही तो निकाल रहे हैं यार। अब ई नॉट सेल निकालते हैं। तो बच्चों आप सब मुझे ई नॉट सेल का फॉर्मूला मन में बोलना जरा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड को शब्दों में पढ़ो। शब्दों में यह है कि जब हमें ई नॉट सेल निकालना है तो हमें कैथोड का एसआरपी लिखना है, हमें एनोड का एसआरपी लिखना है। कैथोड कौन है? हाइड्रोजन, उसका एसआरपी कितना? 0। एनोड कौन है? Br2, उसका एसआरपी कितना दिया है? क्या देखते हैं दिया क्या है। Br माइनस से बना Br2, तो माइनस से Br2 यानी कि -1 से 0, मतलब ये जो डाटा आपको दे रखा है ना बच्चों, ये एसआरपी नहीं एसओपी दिया है। सवाल में फिर से एक ट्विस्ट, आपको दिया एसओपी है, आपको लिखना एनोड का एसआरपी है। देने को कुछ भी दे सकता है, जो दिया है वही होता नहीं। दिया एसओपी है,
दिया एसओपी है, अपने को चाहिए एसआरपी है, तो कुछ नहीं, जहां माइनस है उसे उल्टा कर दो, मतलब माइनस 1.09, यानी कि जो ई नॉट सेल है वो है माइनस 1.09 वोल्ट। क्या आप समझ पाए? हमने ई नॉट सेल निकाल लिया, एन निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, आपको सवाल में कुछ ना बचा, नेक्स्ट इक्वेशन के पास चलते हैं, वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं। इज दिस क्लियर? एनोडिक सेल क्या है, क्या बोल रहे हो कुमार गौरव? जब हम सॉल्व करते हैं, सारा डाटा पुट करते हैं, तो हमारे सामने आंसर आता है -1.27 वोल्ट, -1.27 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। श्रेय बेटा फिर से देखो यार, फिर से देखो बेटा, माइनस एसओपी है, तो एसआरपी कितना होगा? एसआरपी होगा +1.09 ना, तो यहां लिखोगे माइनस के साथ तो माइनस ही रहेगा ना यार, क्या करते हो? ये वाला माइनस अपने आप प्लस कर दोगे। समझ में आया क्या? ई नॉट सेल, किसी को डाउट है तो बताओ। ई नॉट सेल आ गया? क्या बात है, अरे अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है पंकज। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज -1.27 वोल्ट। मैं फिर से कंक्लूड करूं तो यही कहूंगा, क्या कैसा भी सवाल हो, कितना भी घटिया हो, कितना भी आसान हो, एक ही काम करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन से क्यू से एन, बिना रिएक्शन लिखे क्यू मत लिखना, बिना रिएक्शन लिखे क्यू मत लिखना। क्लियर? तो अगर आप सीख गए हैं और आप अगर न्यूमेरिकल्स के फ्लो में आ गए हैं, तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। ऑलराइट, समय समाप्त। देखते हैं सही आंसर क्या है। चलो आपसे पूछता हूं, समय समाप्त। आप सबने अपना दिमाग लिया, मेरे साथ करेंगे। अपने सामने एक रिएक्शन लिखी है, कभी कभी बच्चा इस रिएक्शन में ट्रैप हो जाता है। बच्चा क्या करता है, हो सकता है यहां जरूरत न हो, बट मैं बता देता हूं, ऐसी गलतियां भी होती हैं। बच्चा क्या करता है, उसके सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है वो उसे ही सही मान लेता है। तो क्या उसे सही नहीं माने? कोई जरूरी नहीं, वो जो रिएक्शन दी है वो बैलेंस है, कोई जरूरी नहीं। तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसे, जो रिएक्शन गिवन है उसे ही बैलेंस नहीं माने। क्लियर? कंसेप्ट नंबर 1, तो खुद से बैलेंस जरूर करें। ऐसे भी सवाल आते हैं जहां एक रिएक्शन ऐसी लिखी होती है, आप जल्दबाजी में क्यों लिखने लगते हो और गलत हो जाता है। हो सकता है या नहीं, पर हो सकता है ऐसा सवाल एग्जाम में हो। तो आपको याद ये रखना है कि जो रिएक्शन गिवन है वो बैलेंस हो, कोई जरूरी नहीं। चलो करते हैं बैलेंस। Fe2+ से बना Fe3+, ये है ऑक्सीडेशन हाफ, राइट। Ag+ से बना Ag, ये है रिडक्शन हाफ, राइट। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ यानी एनोडिक हाफ को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट किया तो क्या बना, Fe2+ से बना Fe3+, ओके। फिर हम सेपरेट करते हैं कैथोडिक हाफ को, तो क्या बनेगा बच्चों, Ag+ से Ag, ओके। ऑक्सीडेशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, रिडक्शन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, दोनों को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, हो रहा है। हमने जो रिएक्शन लिखा, गनीमत है कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसी से मेल खा रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। बच्चों अपने सामने रिएक्शन आ गई, जो गिवन है वो आ गया। अब हम लिखते हैं क्यू का एक्सप्रेशन। तो मैं इस रिएक्शन का जब क्यू का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मैं कुछ लिख रहा हूं, आप हाँ या ना में जवाब देना। कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ into concentration of Ag upon concentration of Fe2+ into concentration of Ag+, बोलो हाँ या ना। क्या हम Q का एक्सप्रेशन ऐसा लिखेंगे? जस्ट से यस और नो सिंपली। क्या हम ऐसा लिखेंगे? तो बच्चे कहते हैं ऐसा नहीं लिखेंगे। भैया ऐसा ही लिखेंगे, वो तो होता ही है कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag जो एक्टिव मास में 1 होता है, ऐसा नहीं वो लिखा नहीं जाता। मैंने कितनी बार बोला है, वो लिखा जाता है, पर वो 1 लिखा जाता है, और 1 को हम लिखते नहीं, ऐसा हमें लगता है। हाँ ऐसा ही होगा। अगर थ्योरी का सवाल है और आपसे क्यू का एक्सप्रेशन पूछे तो यही क्यू का एक्सप्रेशन होगा। एजी हटा के क्यू का एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एजी का एक्टिव मास 1 पुट करते हैं, इसलिए आपको लगता है उसे लिखा नहीं लिखते हैं, उसे हम 1 लिखते हैं और 1 को हम नहीं लिखते वाली बात। इज दिस क्लियर? तो ऐसा तो होगा क्यू का एक्सप्रेशन। हाँ
इसका एक्टिव मास यहाँ 1 है तो सिंप्लीफाइड होगा। अब हम चलते हैं नस्ट इक्वेशन के पास। नस्ट इक्वेशन के पास गए तो हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, जो कि है 1 log Q। तो यहां लिख देते हैं Q की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Eg प्लस, राइट। सवाल हमसे कह रहा है हमें ईएमएफ को बढ़ाना है, सवाल हमसे कह रहा है हमें ईएमएफ को बढ़ाना है, तो कॉमन सेंस की बात है ई नॉट सेल तो आप बदलने से रहे भैया, वो तो स्टैंडर्ड डिफाइन हो तो बदलने से रहा। तो अगर इसे बढ़ाना है तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसे घटाना है, क्योंकि माइनस अगर बड़ा नंबर होगा तो वैल्यू हमें छोटी मिलेगी, माइनस में जो नंबर माइनस हो रहा वो छोटा होना चाहिए, तभी तो वैल्यू बड़ी मिलेगी। इसे हमें कम करना है, इसे हमें छोटा करना है, लॉग को हमें छोटा करना है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं एक एक करके, अगर इसे हमें छोटा करना है तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? Fe3 प्लस छोटा, अरे न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए ना यार। इन द सेम वे कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस बड़ा होना चाहिए, इन द सेम वे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस बड़ा होना चाहिए। देखते हैं ऐसा कहां है, Ag प्लस बड़ा, हाँ है। Fe2 प्लस बड़ा कहीं नहीं है, Fe3 प्लस घटा, हाँ है। आंसर 1 एंड 2, सो बोथ 1 एंड 2 इज द ऑप्शन। अरे सीख पाए क्या? राइट, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आप सीख गए हैं तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा, पर उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है। मैं सही बताऊं तो ये कंसेप्ट बिना पढ़ाए भी मैं आपसे सवाल करा लेता, मैं करा लेता सवाल, और आप देखना जब मैं सवाल कराऊंगा तो वही कंसेप्ट है। क्या? सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, एनोड पता करो, कैथोड पता करो, सेल रिएक्शन लिखो, लेकिन फिर भी सवालों में शब्द आता है, तो सवाल बनते हुए भी आप शब्दों से घबरा जाते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी है, इसीलिए टर्म मैं आपको बता रहा हूं। तो द नेक्स्ट टर्म इन फ्रंट ऑफ अस इज कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोड वही होता है, मतलब वही एनोड होता है, वही कैथोड होता है। मतलब इमेजिन करो, हमने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा तो अपना एनोड था जिंक और कैथोड था कॉपर। बोलो, मैंने अभी तक आपके दिमाग में ये कंसेप्ट डाल दिया कि बेटा अगर अपने को बैटरी बनानी है तो एक एनोड एक कैथोड चाहिए होगा। एनोड कैथोड का जो ई नॉट है वो आप पीसीएस से देख लेना। मैंने आपको अभी ये बताया कि एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। अब जो मैं कहने वाला हूं वो सुनिएगा। गैल्वेनिक सेल में आप इलेक्ट्रोड एनोड कुछ और लेते थे, कैथोड एज अ इलेक्ट्रोड कुछ और लेते थे। द अमेजिंग थिंग इज एक ही इलेक्ट्रोड से भी सेल बनाया जा सकता है। मतलब अगर घर में आपके कुछ नहीं है, कॉपर नहीं है, लिथियम नहीं है, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं है, आप केवल आयरन से भी सेल बना सकते हो। वही आयरन एनोड होगा, वही आयरन कैथोड होगा। घर में केवल लिथियम है तो केवल लिथियम से सेल बना सकते हो, वही लिथियम एनोड होगा, वही लिथियम कैथोड होगा। कहने का तात्पर्य है इट इज पॉसिबल, yes it is possible to construct a cell with the same electrode as a cathode as a anode। कंसंट्रेशन सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड एनोड भी वही होता है, इलेक्ट्रोड कैथोड भी वही होता है, जिसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आप ध्यान से इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखो जो आपके सामने लिखा है, इसका जो एनोड है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, इसका जो कैथोड है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। बस फर्क इतना होता है इनमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। जैसे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग है, जैसे ये हाइड्रोजन का गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर अलग है। अब यहाँ पे गैसियस नहीं होता तो प्रेशर सेम होता, केवल सॉल्यूशन अलग होता। मतलब आपके जहन में कंसेप्ट आना चाहिए, यार एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बना सकते हैं, केवल लोहा, केवल जिंक, केवल कॉपर से सेल बना सकते हैं। बस करना यह है कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ और ले, दूसरे का कंसंट्रेशन कुछ और ले, एक ऑटोमेटिक एनोड बनेगा, एक ऑटोमेटिक कैथोड बनेगा। कंसंट्रेशन सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रोड होता है, वही एनोड वही कैथोड होता है, बस उनका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। इसीलिए कोई ऑक्सीडाइज तो कोई रिड्यूस होता है। इनकी खूबी क्या है जरा वो सुनना। जब भी कभी आप कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? ई नॉट सेल। जब भी कभी आप कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं तो अपने को ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला पता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो हाँ या ना? मतलब कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी। मजे की बात यह है बेटा, यहां पर वही कैथोड है वही एनोड है। जैसे इस एग्जांपल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैथोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एनोड है,
तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना होता है? बोलो बोलो, 0। हाइड्रोजन एनोड है पर लिखना हमें एसआरपी है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना? 0। 0 माइनस 0। इनका सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि जब आप एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाओगे तो आपको ईसीएस देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की किताब आईयूपीएसी से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए जो ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू 0 है। ओके, मतलब इमेजिन करो अपन ने जिंक का सेल बना दिया, घर में लोहा है, लेट से लोहे का सेल बना दिया, तो उसका जो ई नॉट सेल होगा, लोहा ही एनोड है, लोहा ही कैथोड है, तो उसका जो ई नॉट सेल होगा फॉर्मूला क्या? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड भी वही है, एनोड भी वही, तो एसआरपी वही है, एसआरपी वही है, तो माइनस कितना आएगा? 0। क्लियर? किसी भी कंसंट्रेशन सेल का जो ई नॉट सेल है 0, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हमें तो एक ही काम करना है, क्या? हमें तो एक ही काम करना है, क्या? सबसे पहले देखना है सेल रिप्रेजेंटेशन, वहां से डिवाइड करना है एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, दोनों को क्लब करना है, सेल रिएक्शन लिखना है, फिर हमें क्यू लिखना है, फिर हमें एल लिखना है, फिर नेस्टिफिकेशन पुट करना है। मैंने आपको बता दिया एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बना सकते हैं। आप नहीं मान रहे मेरी बात को, नहीं सर हम नहीं मानने वाले, आप प्रूफ करके बताओ। हम नहीं मानने वाले कि एक ही सेल से बैटरी बनाई जा सकती है, हम नहीं मानने वाले केवल जिंक से सेल बना सकते हैं, तो आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। तो अपने सामने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, राइट, इसे हमने एनोड और कैथोड में डिवाइड कर दिया, राइट। हमने एनोडिक हाफ सेल H2 से बना 2H++2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिख लिया, हमने कैथोडिक हाफ सेल 2H++2 इलेक्ट्रॉन से बना H2 रिएक्शन लिख लिया। जब आप रिएक्शन यहां लिखोगे तो बहुत आराम से लिखना, बहुत धीरे धीरे लिखना, बहुत तसल्ली से लिखना, डाटा को प्रॉपर रखना। जब आप एनोडिक लिख रहे हो तो एनोड का डाटा, H2 का प्रेशर P1, कंसंट्रेशन C1, कैथोड लिख रहे हो तो कंसंट्रेशन C2, प्रेशर P2, राइट। दोनों को जोड़ते हैं, जब दोनों को हम ऐड करते हैं, राइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है, H2 + 2H+ gives 2H+ + H2। आपको लग सकता है सर H2 कैंसिल हो गया, H+ नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर और कंसंट्रेशन अलग है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन अलग होने की वजह से कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर? हाँ ठीक है, हमने सेल रिएक्शन लिख लिया। अब सेल रिएक्शन के बाद हमें क्या लिखना होगा? क्यू। तो चलो लिख लेते हैं क्यू का एक्सप्रेशन। अच्छा मुझे इसका एन बता दो यार, वो तो कोई बता देगा, एन की वैल्यू कितनी है? 2। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहे हैं वही एन है। अब लिख लेते हैं हम क्यू। तो क्यू का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब क्यू का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो गैसियस सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर और साथ में कंसंट्रेशन भी आएगा। यानी कि जब इसका हम क्यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों, तो बोलो कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने प्रोडक्ट लिखा, ध्यान से, यहां वैल्यू पुट करने में गलती करता है बच्चा, वैल्यू पुट करने में गलती करता है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, अब लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख रहे हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर। आपको लगेगा देखने में सब सेम है, लेकिन वैल्यू अलग है। अब वैल्यू पुट कर दें, तो C1 का स्क्वायर इनटू P2 अपॉन C2 का स्क्वायर इनटू P1। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज द क्यू फॉर दिस इलेक्ट्रोड सेल। देखते ही सेल काम करता है कि नहीं करता। यार मुझे एक बात बताओ, सेल कब काम करेगा? जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए कि 0 आए? सेल कब काम करेगा? ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? कब, मतलब हम कब जानेंगे काम कर रहा है? आप कैसे जानोगे? हमेशा बल्ब तो नहीं जला सकते ना, ऑन पेपर हम कैसे जानेंगे? पॉजिटिव। मतलब अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि इससे पॉजिटिव आने वाला ई सेल है, तो आप मान लोगे हाँ साहब सेल बनेगा। तो चलो चलते हैं नस्ट इक्वेशन के पास, सारा डाटा पुट करते हैं। नस्ट इक्वेशन के पास गए, सारा डाटा हमने पुट किया। C1 स्क्वायर, इसे एक बार देख लो जरा, C1 P2, कंसंट्रेशन 1 है, प्रेशर 2 है, कंसंट्रेशन 2 है, प्रेशर 1 है नीचे, ठीक, यहां पे देख रहे हैं, कंसंट्रेशन 1 प्रेशर 2, कंसंट्रेशन 2 प्रेशर 1, राइट। सारा डाटा हमने पुट किया। या जैसे हमने सारा डाटा पुट किया तो 0 माइनस समथिंग, इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस तो माइनस 0.0591 अपॉन N2 लॉग C1 स्क्वायर इंटू P2 अपॉन C2 स्क्वायर इंटू P1 आ गया। यार ये तो माइनस आ गया, माइनस आ गया मतलब सेल काम नहीं करेगा। एक मिनट, ये माइनस साइन आया। अब अगर हमें इसे प्लस करना है तो खेल है इसका, मतलब लॉग अगर लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। मतलब अगर हमें इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले सेल को काम कराना है तो पहला केस मान लेते हैं
जब उनका प्रेशर सेम हो सकता है, प्रेशर भी डिफरेंट हो, कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो। मैं तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए एक बार प्रेशर को सेम मानते हैं, एक बार कंसंट्रेशन को सेम मानते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने प्रेशर को सेम मान लिया, मतलब ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन था इसमें मैंने सारा कंसंट्रेशन चेंज कर दिया। लेट्स अज्यूम कि प्रेशर सेम है, केवल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो अपन क्या आएगा एक्सप्रेशन, C1/C2 का होल स्क्वायर। क्लियर? या ऐसा करो, स्क्वायर को भी 2 से कैंसिल कर दो। अब मुझे बताओ ये ई सेल कब पॉजिटिव होगा, जब लॉग लेस देन 1 होगा। लॉग लेस देन 1 कब होगा, जब C2 C1 से बड़ा होगा। इसे ऐसे फील करो, एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाया जा सकता है बशर्ते C2 यानी कि कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा हो, यानी कि कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा हो। मतलब आप लोहे से भी सेल बना सकते हैं, घर में कोई एक ही इलेक्ट्रोड है उससे भी सेल बना सकते हैं। बस काम ये करना है कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा वो कैथोड की तरह काम करेगा, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम वो एनोड तरह काम करेगा। समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए? ये सीधे कंडीशन आती है, इन विच कंडीशन दिस सेल विल बी स्पॉन्टेनियस। तो आपको याद होना चाहिए C2 ग्रेटर देन C1। अच्छा, इसमें ट्विस्ट है, बच्चा रट के जाता है C2 ग्रेटर देन C1, C2 ग्रेटर देन C1। एग्जाम में सवाल आता है और सवाल में एग्जाम में ट्विस्ट आ गया, वो लिख देता है यहाँ C2, यहाँ लिख देता है C1 और बच्चा रट के गया C2 ग्रेटर देन C1, C2 उल्टा हो जाता है। तो आंख बंद करके नहीं रट्टा मार, आंख खोल के रट्टा मार। क्लियर? हमने C2 किसे बोला है, कैथोड की कंसंट्रेशन को। तो जब कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड की कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है तब ई सेल ग्रेटर देन 0 होता है और वो काम करता है। इन द सेम वे अगर कंसंट्रेशन सेम होता हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, प्रेशर अलग होता, तो अपना एक्सप्रेशन कैसा बनता, P2/P1। तो जब P1 P2 से बड़ा होगा ई सेल पॉजिटिव होगा। मतलब कंसंट्रेशन तो कैथोड का ज्यादा होना चाहिए, पर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर एनोड का ज्यादा होना चाहिए, तभी सेल काम करेगा। अगर उल्टा है तो काम नहीं करेगा। बच्चों क्या आपको कंसंट्रेशन सेल समझ में आया? मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। कोई भी सवाल आए, टेढ़ा मेढ़ा घटिया अच्छा सिंपल, एक ही काम करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है, एनोडिक कैथोडिक देखना है, सेल रिएक्शन लिखना है, तसल्ली से लिखना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सवाल बनना चाहिए और फिर नेक्स्ट इक्वेशन पुट करना है। सीखे क्या? अगर सीखे तो एक सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये एक कंसंट्रेशन सेल है? अगर आप नहीं जानते ये कंसंट्रेशन सेल है तब भी आप सवाल सॉल्व कर लेते। अब मैंने बता दिया तो ठीक है भाई, मैं आपको नहीं कहता कंसंट्रेशन होगा सर, हमें क्या मतलब, हमें तो सवाल करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है, एनोड कैथोड रिएक्शन एंड सो ऑन। सॉल्व करेंगे जल्दी से सभी लोग। हाँ बिल्कुल आदर्श बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रताड़ू सो रहे थे क्या? अरे बेटा कहाँ चले गए थे? शुरू शुरू में मैं चीख चीख के बता रहा था, शायद आपकी कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। दूरियां बहुत है तो इंटरनेट में कहीं गायब हो गई थी। है प्रताड़ू, मैं कह रहा था ना कि कंसंट्रेशन सेल में जो ई नॉट सेल होता है वो 0 होता है। बहुत अच्छे, मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। मेथड तो नहीं बताऊं ना, सीधे सॉल्यूशन दिखा दूं क्या? So the correct answer for this problem is minus RT upon F ln 0.1. बेटा मेन फॉर्मूले में जाओ नस्ट इक्वेशन के, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। अब ऑप्शन देख के रास्ता बदल लो, समझ जाओ भैया आज तो ln है, मतलब उसे log में कन्वर्ट नहीं करना है। हमें अब अपना फॉर्मूला थोड़ा सा तब्दील कर लेना है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.30 मत लगाओ ना यार, RT अपॉन NF ln Q ऐसा बना लीजिए, वैल्यू को पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। नहीं समझ पाए?
नेक्स्ट इक्वेशन का आप सबको मेन फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और हम किस फॉर्मूले का अधिकतम यूज करते हैं वो भी याद होना चाहिए। दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऐसा नहीं एक रट के जाओगे। क्या बात है, अगर आप इसे सीख गए हैं तो सीख गए कैसे? अगर आप इसे सीख गए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने थ्रो करूं क्या? अगला सवाल स्क्रीन पर, मजेदार है, देखते कौन करता है सही आंसर, देखते कौन देता है आज का ये चैलेंजिंग सवाल है सब कुछ सिखाने के बाद। आज भी वही काम करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड, कैथोड, रिएक्शन लिखो, तसल्ली से क्यों लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे 1 मिनट है, मुझे सही आंसर चाहिए। ज्योति बेटा ई नॉट सेल नहीं पूछा है, ई सेल पूछा है यार। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, अभी तक किसी ने नहीं किया। साहिल दीप ने आंसर लिखा तो है, सोरी ने भी आंसर लिखा तो है, चेक करो कहीं गलत तो नहीं। हुजैफा बेटा चेक योर कैलकुलेशन, हुजैफा कैलकुलेशन बहुत करते हो। नहीं नहीं लकी, स्क्वायर भी आप स्क्वायर नहीं देख रहे हो और पिछले क्वेश्चन कहां पढ़े हो, आगे बढ़ो। हुजैफा आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो ना, सही बताना, पेपर में भी मुझे लगता है आपका कैलकुलेशन बहुत होता होगा, तसल्ली से करो बेटा, क्योंकि आप आंसर तो देते हो बट कैलकुलेशन मिस्टेक अक्सर करते हो। अंजलि कहा है आज, उसका आंसर नहीं आ रहा है। प्राची विष्णु बेटा चेक योर कैलकुलेशन, बहुत अच्छे। मोहम्मद सकलैन बिल्कुल सही आंसर। आदर्श चेक योर कैलकुलेशन। अंजलि सही नहीं कह सकते। ऑल राइट, टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर, तरीका बताऊं क्या पहले? चलो मेरे साथ एक बार करते हैं फिर आंसर दिखाता हूं, मेरे साथ करते हैं यार। pH2 यहाँ तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया ना 10⁻²। हाँ ठीक है। अब बच्चा क्या कहता है, सर H2 10 एटीएम है, HCl pH2 है और H2 2 एटीएम है। सर ये शॉर्ट ब्रिज कहाँ है सर, एनोडिक कहाँ है, कैथोडिक कहाँ है? यार बेटा जब आप कंसंट्रेशन सेल पढ़ रहे हैं, जब आप एक ही इलेक्ट्रोड को बना के चल रहे हैं, इसे आप ऐसे समझो ना यार, जब आप मान लो पल भर के लिए जिंक की बात करें तो हम अभी तक 2 कंटेनर लेके चलते थे क्योंकि दोनों कंटेनर में अलग सेटअप होता था। कंसंट्रेशन जो सेल है उसमें हम कंसंट्रेशन को अलग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सी रखें लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप है उसमें हम प्रेशर डिफरेंट कर दें? यार जिंक में ऐसा नहीं हो सकता, कॉपर में नहीं हो सकता क्योंकि सोल्यूशन का अलग अलग रखना है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो ऐसा हो सकता है ना। तो आप समझो ना कि एनोड के लिए भी यही कंसंट्रेशन है, कैथोड के लिए भी यही कंसंट्रेशन है, बस अलग है तो क्या है, प्रेशर। मतलब इस बार C1 और C2 सेम है, फर्क कहां है, P1 और P2 में। फर्क कहां है, P1 और P2 में। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक भी बता सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब मैं आपको Q का एक्सप्रेशन लिखने का ट्रिक बताता हूं तो बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूं तसल्ली से रिएक्शन लिखो, तसल्ली सॉल्व करो, ठीक है? तो चलो लिखते हैं। हमने समझ लिया एनोडिक हाफ सेल है, कैथोडिक हाफ सेल है। हमने समझ लिया कि दोनों के लिए सॉल्यूशन एक है। हमने समझ लिया कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन अलग नहीं है। हमने समझ लिया कि इस बार प्रेशर अलग है। फिर हमें वही करना है, क्या? एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो आपके सामने है एनोडिक हाफ सेल, H2 से बना 2H++2 इलेक्ट्रॉन, कैथोडिक हाफ सेल 2H++2 इलेक्ट्रॉन से बना H2। आप ध्यान से देखो दोनों सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में हमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 10 एटीएम का रखा और एक हमने 2 एटीएम का रखा। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो प्रेशर का है, कंसंट्रेशन का नहीं है। दोनों को ऐड करेंगे।
अब इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही रहे हैं, कंसंट्रेशन जो सेम है वो भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे सामने आ गया H2 10 एटीएम से बना H2 2 एटीएम। N की वैल्यू 2 है, लिख लेते हैं Q। तो Q का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा इसका बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2/10। हमारे सामने Q आ गया। अब E नॉट सेल तो जीरो है क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, वही एनोड है वही कैथोड है, वैल्यू को पुट किया, हमने सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है ई सेल इक्वल टू 0.021 वोल्ट। किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज योर हैंड। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। हाँ सूरी, मैंने कहा ना आपका आंसर सही है, वो तो मैं कह रहा था चेक योर कैलकुलेशन। अच्छा मैंने आंसर सही नहीं बोला क्या? अच्छा तो यार मैं ये ना, मतलब आपका आंसर इतना सॉलिड सही होना चाहिए कि आपको डाउट नहीं हो कि सही हो। इस सवाल का आंसर सबसे पहले जिस बच्चे ने सही दिया उसका नाम है साहिल देव, उसके बाद सोरी, साहिल दीप ने सबसे पहले सही आंसर दिया था। नो प्रॉब्लम अंजलि, गलतियों से तो हम सीखेंगे, चलते रहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही था आंसर आपका। ऑल राइट, सीख पाए क्या? सीख पाए क्या? अगर आप सीख गए तो चलो एक अलग टाइप का सवाल आपको सिखाता हूं, सिखाऊं एक नए टाइप का, ठीक है? और जो नए टाइप है उसके पहले आपको मैं हेडिंग नहीं बता रहा हूं, सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, हमारे सामने कुछ डाटा गिवन है, कुछ पूछा हुआ है, ठीक है? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। अब इसको कैसे करें? इस क्लास के बाद अभी कोई क्लास तो नहीं है ना? है, इस क्लास के बाद कोई क्लास है आपकी क्या? जल्दी से बोलिए यस और नो। है, ओके। ओके ठीक है, चलो 50 मिनट, ऑल राइट। चलिए फिर आपका ध्यान चाहिए मुझे। तो ये जो नया टाइप का सवाल है इसमें क्या हुआ, हमें एक डाटा गिवन है, एक दूसरा डाटा गिवन है, कुछ पूछा है, ठीक? अब जो गिवन है पहले उसका इंटरप्रिटेशन करो, बहुत ध्यान समझना, सुनना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ऑलराइट, हमें कुछ गिवन है और हमसे कुछ पूछा है, ठीक है? ठीक है, हमें क्या गिवन है पहले वो समझ लो। हमें गिवन है MnO4 माइनस Mn+2। आप सब जानते हो जो KMnO4 है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो ऑक्सीडेशन नंबर यार आप लोग थोड़ा बहुत तो याद होगा, नहीं ये तो बता देता हूं मैं। पोटेशियम है +1, ऑक्सीजन है -2, तो 4 है तो -8, जिसका निकालना उसका मान लो x। तो कैसे करते हैं, 1 + x - 8 = 0। सर आपने इसको 0 क्यों किया? क्योंकि पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। यहां से x की वैल्यू आती है हमारे पास, कितनी आती है? +7, राइट? मतलब यहाँ पे जो Mn पे चार्ज है वो है +7 और यहाँ पे जो Mn पे चार्ज है वो है +2, मतलब +7 से Mn गया +2 पे, मतलब रिडक्शन हुआ, मतलब उसने हमें SRP दिया है। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, इन द सेम वे हम आते हैं MnO2 पे। तो MnO2 जिसका हमें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर उसका मान लेते हैं x, ऑक्सीजन है जो कि ऑक्साइड है तो वो है -2, 2 है तो -4, x - 4 = 0, यहाँ से x आ गया +4, हमने यहाँ पे Mn का OS लिख दिया +4, मतलब ये यहाँ +4 से गया 2, ये भी रिडक्शन है। हमें पहले वाले का भी SRP दिया है, हमें दूसरे वाले का भी SRP दिया है। ऐसा करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो MnO4 माइनस से बना हमारा Mn+2, राइट? और फिर दूसरी रिएक्शन है MnO2 से बना हमारा Mn+2, राइट? इसका हमें E नॉट दे रखा है, इसका हमें E नॉट दे रखा है, इसे हमने रिएक्शन नंबर 1 कह दिया, इसे हमने रिएक्शन नंबर 2 कह दिया। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है। सवाल हमसे पूछा है MnO4 माइनस MnO2, मतलब ये +7 है और ये +4 है, राइट? तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं MnO4 माइनस से बना MnO2, राइट? और हमसे इसका E नॉट पूछा है। अगर आप इसे शब्दों में कहें तो मैं इसे ऐसे कहूंगा, हमें 2 हाफ सेल का डाटा दिया है और हमसे एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। मैं आपको ऐसे सवाल करने का तरीका बता रहा हूं जिसमें हमें एक या एक से ज्यादा हाफ सेल का डाटा दिया होता है और किसी दूसरे हाफ सेल के बारे में पूछा होता है। क्या दिया है? हाफ सेल का डाटा। क्या पूछा है? किसी दूसरे हाफ सेल का। मतलब कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, हाफ सेल यूजिंग 2 और मोर देन 2 हाफ सेल। गौर करिएगा, पूरा सेल नहीं पूछा है, आपको हाफ सेल का डाटा गिवन है और हाफ सेल का पूछा है। करें तो क्या करें? अगर हमें कभी हाफ सेल देकर हाफ सेल पूछता है तो हम क्या करें? तो बच्चा कहता है सर हमें इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। मैंने कहा सही है। सर ये रिएक्शन नंबर 1, मैंने कहा सही है। ये है रिएक्शन नंबर 2, मैंने कहा सही है। जिसका पूछा है मान लेते हैं रिएक्शन नंबर 3,
मैंने कहा सही है सर, अगर हमें इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो ऐसा नहीं लग रहा 1 और 2 को माइनस कर दे, जैसे माइनस करेंगे Mn+2 कैंसिल होगा, MnO2 उधर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3 बराबर 1 माइनस 2, तो हम कह सकते हैं E0 बराबर E0 1 माइनस E0 2, ऐसा कह सकते हैं, मिल जाएगा। इसमें नया क्या है? वास्तविकता ये है, इसे हम ऐसे नहीं कर सकते। इसे हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? और जब ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कैसे कर सकते हैं? इसे हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बेटे कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ये ई नॉट दे रखा है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये उसके लिए इतना है तो है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। और जो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है उनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं चलता, अलजेब्रिक लॉज, अलजेब्रा के नियम केवल एक्सटेंसिव में चलते हैं, इंटेंसिव में नहीं चलता। जैसा किया आपने रिएक्शन के साथ, रिएक्शन को माइनस करने से रिएक्शन मिल गई, दिक्कत यहां नहीं है। जैसा आपने रिएक्शन के साथ किया वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ किया, दिक्कत यहां है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें हम अलजेब्रा के लॉ नहीं लगा सकते, तो फिर हम क्या करें? तो रूल कहता है अलजेब्रा के लॉ लगाए तो लगाए कैसे? तो हमने क्या सोचा यार, जो अलजेब्रा का लॉ है वो एक्सटेंसिव में लगता है। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव है लेकिन अलजेब्रा का लॉ एक्सटेंसिव में लगता है, तो हमने ऐसा सोचा यार, अपने को एक फॉर्मूला पता था, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। मैं नॉट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डाटा ई नॉट का गिवन है, ई नॉट नहीं होता कुछ और होता तो हम डेल्टा जी लिखते हैं, राइट। तो मैंने ये सोचा कि अगर हमें इंटेंसिव में अलजेब्रा लगाना नहीं आता, हमें इंटेंसिव में अलजेब्रा लगाने की परमिशन नहीं है, तो एक्सटेंसिव में तो है, तो ऐसा करते हैं, जो डाटा हमें गिवन है उसे एक्सटेंसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब पहले वाले का हम डेल्टा जी1 नॉट लिख लेते हैं, दूसरे वाले का हम डेल्टा जी2 नॉट लिख लेते हैं, तीसरे वाले का हम डेल्टा जी3 नॉट निकाल लेते हैं और फिर वहां से नॉट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इंटेंसिव में अलजेब्रा के लॉ लगाने की परमिशन नहीं है पर एक्सटेंसिव में लगता है ना। तो मैं इसे ऐसे कहता हूं, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप उस इंटेंसिव को एक्सटेंसिव में बदल सकते हो या बदल लेते हो, तो अब जैसा रिएक्शन के साथ करना वैसा डेल्टा जी या उस एक्सटेंसिव के साथ करना। मतलब जो करने का मन करे वो करना, लेकिन इंटेंसिव के साथ नहीं, एक्सटेंसिव के साथ करना, क्योंकि एक्सटेंसिव में अलजेब्रा के सारे लॉज लगाए जा सकते हैं, इंटेंसिव में नहीं। बच्चों, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें हाफ सेल का डाटा दिया है और किसी दूसरे हाफ सेल का पूछा है, हाफ सेल का दिया है, हाफ सेल का पूछा है, अगर हाफ सेल का देके हमसे सेल पूछेगा तो भैया अब ऐसा नहीं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके करना। हेलो, मैं दो बातें आपसे कर रहा हूं। अगर हाफ सेल का डाटा देके हमसे हाफ सेल के बारे में पूछा है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया उसे डेल्टा जी में कन्वर्ट कर लेना, अब अलजेब्रा लॉ लगाना। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ ऐसा मत करना, लेकिन डेल्टा जी थ्री बराबर डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी टू आप जरूर कर सकते हो और फिर यहां से ई जी नॉट निकाल सकते हो। क्लियर? तो जो करने का मन करे वो डेल्टा जी के साथ करना, ई के साथ नहीं करना। लेकिन अगर आपको हाफ सेल नहीं पूरा सेल दिया होता, लेट्स एज्यूम कि मुझे एक ऑक्सीडेशन हाफ दिया है, एक रिडक्शन हाफ का डाटा दिया है, या एक एनोड है, एक कैथोड है और हमसे पूरा ई नॉट सेल पूछा है, तो हम क्या करेंगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करेंगे। क्लियर? तो इस सवाल को कैसे करें आओ मैं आपको बताता हूं पूरा तरीका। सबसे पहले हमने पूरी रिएक्शन लिख ली, Mn+7 7+2, तो रिडक्शन हो रहा है +5 इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन का n कितना है? 5। इसमें हमेशा रिएक्शन को लिखा करो और तसल्ली से साइड में n लिखो। दूसरा है +4 से +2, तो इसका n कितना है? 2। तीसरा है +7 से +4, इसका n कितना है? 3। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, हमने तीनों को कन्वर्ट कर दिया डेल्टा जी में। अब थर्ड वाले का सबसे पहले डेल्टा जी नॉट निकालते हैं, ये हमारा इंटेंशन है। तो डेल्टा जी बराबर एन एफ ई, डेल्टा जी वन एन एफ ई माइनस माइनस सारी वैल्यू को पुट किया, माइनस एन थ्री एफ ई थ्री नॉट इज इक्वल टू माइनस एन वन एफ ई वन नॉट माइनस माइनस एन टू एफ ई टू नॉट। क्लियर?
इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से E3 नॉट का एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, वैल्यूज को पुट करेंगे और E3 नॉट की वैल्यू आती है 1.69 वोल्ट। आप क्लास के बाद इस प्रॉब्लम को एक बार जरूर सॉल्व करना बिना देखे, मैं कह रहा हूं एक बार जरूर सॉल्व करना बिना देखे, क्योंकि मैं ऐसा ही सवाल आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। सो कंक्लूजन नंबर 1, अगर हाफ सेल का डाटा दिया है और हमसे हाफ सेल पूछा है तो उसमें हम सबसे पहले डेल्टा जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर अलजेब्रा के लॉ लगाएंगे। अगर हाफ सेल का डाटा देके हमसे सेल का ई नॉट पूछा है तो हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगाएंगे, अब उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? इज दिस क्लियर? बहुत अच्छे, शानदार। तो आज अपन इतना ही करते हैं। नहीं, जैसा रिएक्शन के साथ बेटा वैसा डेल्टा जी के साथ, जैसा रिएक्शन के साथ वैसा डेल्टा जी के साथ। ओके, थैंक यू सरिता बेटा। तो आज अपन इतना ही करते हैं, राइट? मैंने आपको होमवर्क दे रखा है और बाकी सब कुछ करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आपको सबसे पहले मैं क्लास का हैंडआउट दे दूं। मैं सबसे पहले आपको क्लास का हैंडआउट दे रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास अभी होनी है सैटरडे को ना, आज थर्सडे है, वो टीटीएस है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है? तो ये 3 दिन अपनी क्लास रहेगी। हाँ निखिल, लिंक पर भी आपको हैंडआउट मिल जाएगा। मैं यहाँ पर भी हैंडआउट शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ बच्चे लिंक विंक नहीं ओपन करो, ऐसा हो ना आप बाद में इंटरनेट यूज करते हो तो लगे हाथ आपको भी हैंडआउट भी मिल जाए। बाद का काम अपने को रखना ही नहीं है। फिर भी अगर आपकी हैबिट है लिंक से लेने की तो आप लिंक से भी ले सकते हैं हैंडआउट। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो आज इतना ही करते हैं। आप सबके सामने पॉपअप आ गया होगा, आ गया क्या? ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, झिझके बिना आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।